हम अपने माता पिता के दो बहनें और एक भाई थे। हमेशा छोटी मोटी चीजों के लिए झगड़ा करते ही रहते थे। बस झगड़ा हमारा यही होता था कि इसने ज्यादा चीजें ले ली और मुझे कम दे दी। माँ पापा अक्सर हम लोगों के इस वजह से परेशान ही रहते थे और कहते थे कि आप तीनों को तो घर से बाहर निकाल दूंगा अगर अब की बार झगड़ा किया तो। लेकिन हम कहाँ रास आने वाले थे। लेकिन इसी बात पर एक अच्छी बात यह थी कि हम लोग पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार थे। हम तीनों ही बहन भाई पढ़ाई में अव्वल थे और कक्षा में प्रथम स्थान लेकर आते थे, जिस वजह से माँ पापा का गुस्सा ठंडा हो जाता था और घर में नए नए पकवान बढ़ते थे। माँ कहते थे कि हमारे बच्चे एक न एक दिन बड़ी नौकरी जरूर लगेंगे। जिस तरह उन लोगों की पढ़ाई में लग्न है, उसी हिसाब से तो वह एक बड़ी नौकरी को हासिल जल्दी ही कर लेंगे। और हम सबका जुनून भी यही था कि हम तीनों एक सरकारी नौकरी करें ताकि अपनी सारी जिंदगी ऐसे गुजारे, हम तीनों की वजह से। घर में रौनक लगी रहती थी। सारा माहौल खुशी से जुम्मा उठा जाता था। सब लोग हंसी खुशी रहते थे। लेकिन इसी बीच हमारे घर में तूफान तब आया जब मैं पापा का एक एक्सीडेंट में मौत हो गया। उनकी मौत के बाद हम लोग पूरी तरह से टूट गए थे। हमारे तो जैसे पैरों तले से जमीन ही निकल गई हो। हमारा पालन पोषण करने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि पापा ही कमाया करते थे, जिससे हम। मेरे घर का 2 वक्त का चूल्हा जलता था और हम लोगों की पढ़ाई का लिखाई का खर्चा निकलता था। लेकिन पापा और मैं दोनों के जाने के बाद हम लोग पूरे अकेले पड़ गए थे। इसीलिए मेरे मामा मामी ने हम लोगों का पालन पोषण किया और धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, मेरी बड़ी दीदी की शादी कर दी गई और फिर उसके बाद मेरी शादी कर दी गई। मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही मैं अमेरिका चली गई थी और मेरी दीदी इंडिया में ही रहती थी। उसके बाद तो मेरी जिंदगी में अजीबोगरीब मोड़ आने लगे थे। ना ही तो मैं अपने परिवार भाई बहन से मिल पाई थी और ना ही कुछ और। बस अलग अलग नए नए तरीके की परेशानियां मिलती ही रहती थी। दरअसल मेरा नाम कविता है। मैं अमेरिका में रहती हूँ। कुछ समय पहले मेरे भाई की शादी का इनविटेशन कार्ड मेरे पास आया था। मेरी शादी को पूरे 12 साल हो गए थे। मेरे पास 8 साल का एक बेटा और 4 साल की एक बेटी थी। मैं अपने पति के साथ यहाँ पर खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। मेरे पेरेंट्स ने जब मेरी शादी की थी तब मैं इंडिया में ही थी। काफी समय तक मेरे पति और मैं इंडिया में रहते थे और फिर जब मेरे पति की जॉब अमेरिका में पक्की हो गई तो हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए थे। हम 2 बहनें थीं और हमारा एक भाई था। उस समय हमारा भाई काफी छोटा हुआ करता था जब हम दोनों बहनों की शादी नहीं हुई थी। लेकिन अब मेरे भाई की शादी का समय आ गया था। मेरी इंडिया में मेरी फैमिली से कम ही बात होती थी। जब मैं अमेरिका आई थी उसके 4 साल बाद मेरी मम्मी की मौत हो गई और 2 साल बाद मेरे पापा भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। दीदी की शादी तो इंडिया के उसी शहर में हुई थी जहां पर हमारा मायका था। दीदी तो जल्दी जल्दी मायके आती जाती रहती थी। मगर दीदी की एक प्यारी सी बेटी थी। उसका नाम दीदी ने बड़े प्यार और मोहब्बत से रेणु रखा था। भाई ने मुझे इनविटेशन कार्ड मेल कर दिया था। मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे यहाँ आए हुए 10 साल गुजर गए थे। मेरे पति ने तो इंडिया देखा भी नहीं था। वह तो अपने रिश्तेदारों को ज्यादा जानते भी नहीं थे। अब उनके मामा की शादी थी, इसलिए अब हमारा जाना बहुत जरूरी था। मेरे पति अभी भी हमारे साथ नहीं जा सकते थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट काम है और हम लोग इंडिया जाएंगे तो हमें वहां पर काफी टाइम सकता है। इसीलिए मेरे पति ने कहा कि अगर वह फ्री होते तो वह आ जाते, लेकिन अगर फ्री नहीं हुए तो उनका आना मुश्किल ही होगा। वह चाहते तो हमारे साथ जा भी सकते थे, मगर उनका इमरजेंसी में कुछ काम आ जाने की वजह से वह हमारे साथ नहीं जा सके थे। मैं और मेरे बच्चे बहुत खुश थे। इतने सालों बाद हम इंडिया जाने वाले थे। अपने बच्चों अपने अपनों से मिलने वाले थे मेरी। तो काफी टाइम से आप दीदी से बात भी नहीं हुई थी। मेरी बात कभी कभी अपने भाई से हो जाती थी, जो ज्यादातर अपने काम में बिजी रहता था। मगर जैसे ही फ्री होता था मुझे कॉल या वीडियो कॉल जरूर करता था। मैंने कई बार अपने भाई को और दीदी को अमेरिका आने के लिए इनवाइट भी किया था, मगर वह लोग यहाँ नहीं आए। फिलहाल मैं अपने बच्चों को लेकर इंडिया आ गई। मैंने देखा था कि 10 साल बाद भी अपने देश की मिट्टी की खुशबू वहीं की वही थी। यहाँ पर बहुत कुछ बदल चुका था। वक्त, हालात और यहाँ के नज़ारे
सब कुछ देखने में नया नया सा लगता था। मेरे भाई की आज हल्दी थी। वह बहुत खुश नजर आ रहा था क्योंकि उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की से हो रही थी। यहाँ आने के बाद मैंने जब यहाँ का खाना खाया तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई थी। वैसे तो मैं यहाँ जैसा खाना कभी कभी अमेरिका में भी बना लिया करती थी। यहाँ के खाने की बात ही कुछ और थी। मेरे बच्चे यहाँ आकर बहुत खुश हुआ करते थे क्योंकि उनके लिए भी है। सब कुछ बहुत नया था। उन्हें तो ऐसा लग रहा था वह ना जाने कैसी दुनिया में आ गए। विदेश में और हमारे देश में काफी अंतर है। मेरे भाई की हल्दी का फंक्शन निपट चुका था और फिर फाइनली बारात का दिन आ गया था। मगर मैं इंतजार कर रही थी एक ऐसे इंसान का जिससे मिलने के लिए मैं बड़ी बेचैन थी। उसको अपनी आंखों से देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। वह थी मेरी दीदी की बेटी रेनू। मेरी बड़ी बहन जी से बचपन से ही मेरा बहुत ख्याल रखा था। हम दोनों बहनों में कभी एक दूसरे के बीच मनमुटाव नहीं हुआ था। हम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखा करते थे। जब मेरी दीदी की शादी हो गई थी तब मैं जल्दी जल्दी उनकी ससुराल जाती रहती थी। पापा ने उनकी शादी अमीर लड़के के साथ करवाई थी। उनके पति बहुत अच्छे थे। उन्होंने अपनी शादी के 3 महीने बाद ही सबको मां बनने की खुशी सुनाई थी। सब लोग बेहद खुश थे और फिर 9 महीने पूरे होने के बाद उन्होंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था, रेनू, जो मेरी भांजी थी, जिसे मैं बहुत प्यार करती थी। भांजा तो मासी की जान होती है। मेरी भांजी भी मेरी जान थी। बचपन से लेकर जब तक वह 6 साल की थी तब तक मैंने उसे अपनी गोद में खिलाया था और फिर मेरी शादी हो गई और मैं इन सब से दूर हो गई थी। मेरी भांजी अब 9 साल की थी जब मेरी दीदी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उनकी तबीयत बहुत खराब अब हो गई थी। बताया गया था कि अचानक उनके दिमाग की नस फटने की वजह से मौत हो गई थी। मैं तो उस समय अमेरिका में ही थी। मेरी छोटी बेटी मेरे पेट में थी। उस समय मैं इंडिया नहीं आ सकती थी। अंतिम समय में मैं अपनी बहन को देखकर भी नहीं सकती थी। मुझे अपनी दीदी की मौत का बेहद अफसोस था। मगर मेरे जीजू बहुत अच्छे थे। वह मेरी दीदी से जितना प्यार करते थे उससे कई गुना ज्यादा अपनी बेटी से किया करते थे। मुझे रेनू किसी हुई थी कि अब उस बेचारी की जिंदगी ना जाने कैसे गुजरेगी। मगर मुझे इस बात की भी तसल्ली थी कि जीजू अपनी बेटी से जितना प्यार करते हैं वह सारी जिंदगी उसे खुश रखेंगे। उसको कभी मां की कमी महसूस ही नहीं होने देंगे। दीदी के मरने के कुछ समय बाद ही मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया था। उसके बाद ना तो मुझे कभी मौका मिला कि मैं जीजू से बात कर सकूं, रेणु के बारे में कुछ पूछ सकूं, और ना ही मुझे मेरे भाई ने उसके बारे में कुछ बताया था। मगर मैंने देखा था कि हल्दी का पूरा फंक्शन निपट गया था। खुशी मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी दीदी की यादें मुझे सता रही थीं। अब मेरी नजरें रेणु को इधर उधर तलाश में लगीं, लेकिन वह मुझे दिखाई ही नहीं दे रही थी। ऐसा नहीं था कि मैंने रेणु को देखा नहीं था। 1-2 बार मुझे भाई ने ही रेणु की फोटो सेंड की थी, लेकिन मेरी उससे कभी बात नहीं हो सकी थी। रेणु की उम्र अब लगभग 19 साल होगी। वह जवान होकर बिल्कुल मेरी दीदी की तरह लगती होगी। मैं उसे देखने के लिए बेचैन हो रही थी, मगर वह ना जाने क्यों नहीं आई थी। अब बारात निकलने का समय हो गया था। अभी भी मेरी भांजी मुझे नजर नहीं आ रही थी और मैंने अपने भाई से सवाल किया, क्या तुमने दीदी के यहाँ इनविटेशन नहीं भेजा था? ना तो जीजू दिखाई दे रहे हैं और ना ही रेणु। मेरे सवाल पर मेरे भाई के चेहरे के रंग उड़ गए थे। मैंने कहा, मुझे जवाब दो। वह मेरी बात को इग्नोर करने लगा, अपने दोस्तों की बातों में लग गया और कहने लगा, दीदी जल्दी करो, बारात निकलने में देर हो रही है। मुझे लग रहा था मेरा भाई मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। उसकी शादी तो जैसे तैसे हो गई, मगर मेरी भांजी और उसके पिता हमारे यहाँ शादी में नहीं आए थे। मैं अपनी दीदी के घर का एड्रेस तो नहीं जानती थी, मगर अब काफी समय हो गया था। रास्ते भी मुझे याद नहीं थे। मैं अपने बच्चों को उनके मामा के पास छोड़कर हमारे यहाँ की एक नौकरानी के साथ दीदी के घर जाने के लिए निकल गई थी। उसके दीदी का घर देखा था क्योंकि वह हमारे घर की बहुत पुरानी नौकरानी थी। इसमें मुझे सारे रास्ते बता दिए थे और जब मैं इसके साथ अपनी दीदी के घर पहुंची तो यह देखकर बड़ी हैरानी हुई थी कि दीदी के घर के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो रखी थी। आखिर यह भीड़ कैसी थी? मैंने नौकरानी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं अंदर देखकर आती हूँ। मैं अंदर गई
तो एक अजीब सा शोर मचा हुआ था। लोग रोना पीटना डाल रहे थे। एक तरफ कुछ लोग बैठे हुए बुरी तरह से रो रहे थे, तो दूसरी तरफ एक अर्थी रखी हुई थी। यह अर्थी किसकी थी, मैं समझ नहीं पाई थी। कुछ ही देर गुजरी थी जब मैंने वहां के लोगों को बातें करते हुए सुना कि बेचारी रेणु को किसी ने मार दिया। न जाने वह कौन था जो उसे बेरहमी से मारकर चला गया। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी कि जिस भांजे को मैंने बचपन से लेकर बड़ा होने तक अपनी गोद में खिलाया था, अपने हाथों से खिलाया था, हर लाड प्यार दिया था, उसकी मां से बेहतर मैं उसके लिए करती थी। मेरे लिए तो वह मेरी जान ही थी, लेकिन इंडिया से बाहर जाने के बाद मैं उससे ना ही मिल पाई थी, ना ही बात हो पाई थी। अब भैया की शादी के बहाने मैं उससे मिलने वाली थी, लेकिन यह खुशी भी भगवान ने मुझसे छीन ली थी। मेरे कलेजे के टुकड़े को मुझसे दूर कर दिया था। मैं अपने भांजे के प्रति बहुत अगर सिद्धि, मैं अपनी भांजी के लिए कुछ भी कर सकती थी। रेणु मुझे इतनी ज्यादा अच्छी लगती थी जितनी मेरी दीदी भी अच्छी मुझे नहीं लगती थी। मैं अपने बच्चों के जैसे ही रेणु से प्यार करती थी। यहां तक कि मैंने तो यही सोच रहा था कि दीदी के मौत के बाद जब मैं इंडिया जाऊंगी तो रेणु को अपने साथ अमेरिका लेकर आ जाऊंगी। यहां पर अपने बच्चों की तरह ही उसे अच्छे से दिखाई करवाऊंगी और उसका अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवाएंगे ताकि उसे ऐसी शिक्षा मिल सके, और फिर उसे अच्छी नौकरी लगाओ कि यहाँ की जीवन संगिनी, यहाँ का ही माहौल रखूंगी उसके साथ, और उसकी शादी भी यहीं पर करूंगी, और उसके लिए एक ऐसा लड़का देखूंगी जो उसे जिंदगी भर खुश रखे। यही मेरे पति ने कहा था कि रेणु के सर पर उसकी मां का साया नहीं है। हालांकि पिताजी रेणु के बहुत अच्छे थे। वो रेणु बहुत ख्याल रखते थे, उसे मां की कमी महसूस नहीं होने देते थे, क्योंकि जीजू रेणु क्योंकि जीजू दीदी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उनके बिना एक पल भी नहीं रहते थे। शादी के बाद से लेकर रेणु होने तक वह उनके हमेशा देखभाल करते रहते थे, और दीदी के जाने के बाद रेणु को अपनी सर आंखों पर बिठाकर रखते थे। उसे कभी भी अपनी मां की कमी महसूस नहीं होने देते थे। लेकिन मैं भी अपने दिल की तसल्ली के लिए रेणु को अमेरिका लाना चाहती थी। ये बात मैंने जीजू से की थी, तो जीजू को कोई आपत्ति नहीं हुई। जीजू ने कहा कि मैं यहाँ का कारोबार संभाल लूंगा और तुम रेणु को अपने पास रख लो। कहीं ना कहीं चीज से उन्हें भी परेशानी थी। उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे काम के सिलसिले से बाहर तो जाना ही पड़ेगा, और अकेली लड़की को घर में छोड़ना मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। इसीलिए मैं रेणु को साथ में ही लेकर जाता हूँ, और साथ में ले जाने की वजह से मुझे काफी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब रेणु धीरे धीरे जवान हो रही है, तो उसकी सेफ्टी भी जरूरी है। अगर इसकी मां होती तो इसे घर पर रख लेती है और इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेती। हालांकि मैं रेणु से प्यार बहुत करता हूं, उसके बगैर जी नहीं सकता। उसके सारे सपनों को पूरा करने के लिए ही तो मैं भागदौड़ करता हूं, और काम के सिलसिले में तो बाहर जाना जायज ही है। इसलिए हर वक्त मुझे डर लगा रहता है कि रेणु के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। इसी वजह से तो जीजू भी एग्री हो गए थे कि रेणु को तुम अमेरिका ले जाओ। कम से कम उसे मां के जैसी मौसी का प्यार तो मिलेगा, और मैं भी यहां पर सुरक्षित महसूस करूंगा कि हाँ, मेरी बेटी अब सही जगह पर चली गई है। हाँ, जब रेणु बड़ी हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, उसके बाद मैं उसे यहां पर लाकर उसकी शादी कर दूंगा, और उसके वहां पर रहने खाने खर्चे पड़ने का सारा कुछ मेरा ही होना होगा। लेकिन मैंने जीजू से साफ मना कर दिया था कि वह मेरी भांजी है, ये समझो कि वह मेरी बेटी ही है। अगर मैं उसे पढ़ाऊंगी, खाना दूंगी, देखभाल करूंगी, तो मैं आपसे इसके बदले में पैसे थोड़ी ही लूंगी। मैं इतनी भी गिरी हुई नहीं हूं। यही बात मेरे पति ने मेरे जीजू से कहा था कि आप ऐसी बातें मत बोलिए, रेणु भी हमारे बच्चों की जैसी ही है। आप बेफिक्र होकर रेणु को हमारे पास भेज दीजिए। हम लोग बस यही प्लान बनाने ही वाले थे कि भैया की शादी आ गई, और मेरे पति को कोई जरूरी काम होने की वजह से वह जा नहीं पाई। इसीलिए मैं भैया की शादी में चली गई। मैं यही सोचकर गई थी कि वहां पर जाकर मैं शादी अटेंड करने के बाद जीजू से इस बारे में बात कर लूंगी, और रेणु को आते वक्त अपने साथ ले आऊंगी। अब मैंने रेणु को बचपन में ही देखा था कि जब वह बिल्कुल छोटी थी, जो मेरी गोद में कहती थी। लेकिन अब तो रेणु पूरी 19 साल की हो चुकी थी। शायद उसकी शक्ल कैसी होगी, मुझे तो यह भी नहीं पता था
क्योंकि मैंने आज तक उसकी फोटो वगैरह भी नहीं देखी थी। लेकिन अब घबराने वाली बात तो ये थी कि जब मैंने लोगों के मुंह से ये सुना कि है आरती रेणु की ही है और इसे किसी ने मार दिया, तो मेरी पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्या हो गया। अब मैं क्या करूंगी? मैं जाकर रेणु की लाश के ऊपर लिपट गई और जोर जोर कर रोने लगी। मैंने कहा कि पहले मेरी दीदी छोड़कर चली गई और फिर मेरा कलेजे का टुकड़ा मेरी बहन भांजी मुझे छोड़कर चली गई। अब मेरा क्या होगा? मैं तो क्या कुछ सपने लेकर यहां पर आई थी, लेकिन मेरी तो सारी सपने ही चूर हो गए। भगवान को ही सब। सोनी करनी होती है क्या? मैं यूं ही चला रही थी कि कुछ लोगों ने मेरा हाथ पकड़कर रेणु की याद थी से दूर कर दिया और बैठा दिया। मैं बार बार एकटक लगाकर रेणु की अर्थी की तरफ देख रही थी। तभी मेरे मन में आया कि आखिर रेणु के साथ यह सब किया किसने? तभी दूर खड़ी जीजाजी मुझे दिखाई दिए। उनकी भी आंखों में आंसू थे। मुझे पूरी तरह से पता था कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। पहले उनकी पत्नी चली गई, अब उनकी बेटी चली गई। वह तो पूरी तरह टूट चुके होंगे। मैंने जीजाजी खुद आकर सांत्वना दे। इसी तरह रेणु की तैयारी पूरी हो गई, लेकिन मैं जीजाजी के पास ही रहती थी। मेरे पति ने कहा था कि तुम कुछ दिन वहां पर रुक जाओ ताकि उन्हें भी कुछ संतुष्टि मिलती रहे। हमें जीजाजी से हर रोज पूछती थी कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो रेणु को मार सकता है। मैंने जीजाजी से कहा कि जब रेणु घर पर अकेली थी तो आप कहाँ थे तभी? जीजानी ना कहा कि मैं तो दुकान से राशन का सामान लाने के लिए गया था और पीछे आकर देखा तो रेणु की लाश पड़ी थी, वह भी लहू। मैंने चिल्ला चिल्ला कर मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लिया और पुलिस को बुला लिया। डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी फूल सी बेटी को किसने मार दिया। अब तो सब लोगों के मन में यही था कि आखिर रेणु की दुश्मनी थी क्या किसी के साथ जो उसे मार दिया? और रेणु तो बेचारी छोटी सी बच्ची थी। अब मैंने कुछ दिन जीजाजी के घर पर रहने का ही फैसला कर लिया था, क्योंकि मैं वहां पर रहकर सब कुछ छानबीन करना चाहती थी। क्योंकि उसी घर में तो रेणु का कत्ल हुआ था, तो मुझे कहीं ना कहीं यकीन था कि कातिल जरूर आएगा। यहां पर इसी दिन गुजरते गए, लेकिन आज पूरा 1 महीना हो चुका था। रेणु के गए, लेकिन अभी तक किसी का भी कोई सुराग नहीं मिला था कि आखिर रेणु को किसने मार दिया है। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक दिन मैं जीजाजी के लिए किचन से खाना बना रही थी तो मैंने देखा कि जीजाजी बाहर आंगन में बैठे किसी से बात कर रही हैं। पहले मैंने कभी जीजाजी को इतने धीरे धीरे बात करते हुए नहीं सीना था। वह तो बड़ी तेज आवाज में बात करते थे। दरअसल जीजाजी की आवाज तेज बोलने की ही थी, इसलिए वह हमेशा जोर जोर से ही बात करते थे। दूसरे को तो ऐसे ही लगता था कि वह गुस्से में बोल रहे हैं, लेकिन उनके बोलने का तरीका ही वही था। लेकिन आज तो जीजाजी फुसफुसाकर बात कर रहे थे। आखिर माजरा क्या था? मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा था। इसीलिए मैं जीजाजी के पास गई और कहा कि आप इतने धीरे धीरे बात क्यों कर रहे हैं? आज से पहले तो आपने कभी भी इतने धीरे धीरे बात नहीं की। तभी दीदी जी ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। मैं फिर से किचन में चली गई। जीजाजी हट बढ़ाते हुए अंदर से बाहर चले गए और गार्डन में जाकर बैठ गए और वहां पर जाकर फोन पर बात करने लगे। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि जरूर कुछ ना कुछ जीजाजी छुपा रहे हैं, क्योंकि वह बात तो यहीं पर बैठकर कर सकते थे। मैं कौन सा उनका फोन छीनने वाली थी, लेकिन यहां पर जब मैंने उनको कहा कि आप इतने धीरे धीरे बात क्यों कर रहे हैं, तो वे हड़प हड़बड़ाकर गार्डन में चले गए। शायद उनको यह था कि मैं यहां पर बैठी कुछ सुन ना लूं, इसीलिए मुझे लगा कि कोई जरूर बात है। इसीलिए मैं उनके पीछे पीछे गार्डन में चली गई। अब मैं उनके सामने नहीं गई थी, क्योंकि अगर मैं उनके सामने चली जाती तो फिर से वह जगह बदल लेते। इसीलिए मैं वहीं पर बने एक पौधे के पीछे छुपकर सब कुछ बात सुनने लगी। उसके बाद जो मैंने सुना, उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि जीजाजी किसी से बात कर रहे थे कि एक और माल आने वाला है। आज हमारे घर पर बस उसी को एग्जाम देना है। दरअसल मेरी साली की लड़की यहां पर आने वाली है। आज उसको एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बेटी को गए हुए पूरा 1 महीना हो गया है और 1 महीने के अंदर कोई भी माल को हम आगे नहीं पहुंचा पाए हैं।
इसीलिए पैसों की भी काफी नुकसान हो रहा है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए पैसों का नुकसान किसी भी तरह से हो, क्योंकि मैं घर से बाहर तो जाता नहीं हूं। क्योंकि घर से चला जाऊं तो लोग क्या कहेंगे कि कल तो ही तो इसकी बेटी की मौत हुई है और ये है बाहर घूम रहा है। इसीलिए लोगों की नजरों को बचाते हुए मैं घर से काम कर रहा हूं। लेकिन अब तो माल हमारे घर पर ही आ चुका है। मेरी साली की बेटी को ही हम लोग अब अगला शिकार बनाएंगे। ये सोचकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने झट से जीजा जी के सामने जाकर कहा कि आप कौन से माल के बात कर रहे हैं और कौन से अंजाम की बात कर रहे हैं? मेरी बेटी के साथ आप क्या करने वाले हैं? सच सच बताइए। मैंने जीजा जी का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से भरी निगाहों से उनकी तरफ देखने लगी। जीजा जी ने अपना कॉलर मेरे हाथ से छुड़वाया और कहा कि तुम्हें इस मैटर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम वापस अमेरिका जा सकती हो। फालतू में यहाँ हमारे साथ बकवास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने जीजा जी से कहा कि मैं सच्चाई तो जानकर ही रहूंगी। तभी जीजा जी ने कहा कि जो करना है कर लो, मैं देखता हूं तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो। बल्कि यहाँ के तो बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर भी मेरे आगे सलाम करते हैं। अभी तक तुमने अपने जीजा का पावर देखा नहीं है। मैं जीजा जी की ऐसी बातें सुनकर हक्की बक्की रह गई, क्योंकि आज तक जीजा जी ने इतनी नम्रता से सबसे बात की थी कि हर कोई उनसे बात करना चाहिए। लेकिन आज तो जीजा जी का अजीब ही रूप देखने को मिल रहा था। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि रेणु के मौत के पीछे भी जीजा जी कहीं कोई याद होगा। इसीलिए मैंने झट से पुलिस को फोन किया और अपने पति को फोन करके बुला लिया। हम लोग पुलिस में गए और सारी बात पुलिस को बता दी। पुलिस ने कहा कि तोहरे कुछ भी मानने वाला है नहीं, क्यों नहीं, उसे रिमांड पर लिया जाए। पुलिस ने जीजा जी को गिरफ्तार किया और हवालात में ले जाकर रिमांड पर ली। वह कहते हैं ना कि जब शरीर पर डंडे पड़े तो बड़े बड़े लोग सच को उगल देते हैं। तो मेरे जीजा जी तो कौन से खेत की मूली थी। उन्होंने सब कुछ सच सच उगल दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो लड़कियों का व्यापार करता हूं। दरअसल छोटी छोटी लड़कियों को उनकी किडनी और आंखें निकालकर बेच देता हूं ताकि उनके बड़े दाम मिले, क्योंकि बड़े लोगों के तो ये सब निकालो तो कुछ ना कुछ खराबी में चले जाते हैं। इसलिए बच्चों को एकदम शुद्ध और एनर्जी वाले होते हैं, और इसीलिए उनकी आंखें और फेफड़े और गुर्दे निकालकर भेज देता हूं ताकि मुझे बड़ा दाम मिले। इसी तरह मैं पैसे कमाता रहता हूं। और बड़े लोगों के साथ तो यह सब करना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि एक बड़ा आदमी तो खुद को संभालने के हर तरह का इंतजाम रखता है। अब छोटे बच्चों को तो चॉकलेट देकर वैसे भी बहला फुसलाकर किसी सुनसान जगह पर ले जाए और उनकी चीर फाड़ करके उनकी आंखें और फेफड़े निकालकर लोगों में बेच दिया जाए। अब पिछले 2 महीने से कोई भी बच्चा हमारे हाथ नहीं लग रहा था। इसीलिए मैंने अपनी ही बेटी को इस अंजाम तक पहुंचा दिया। उसकी माँ तो मर गई, लेकिन इसको मेरे प्ले छोड़ गई थी। अब मैं अकेला इसका पालन पोषण कर रहा था। इससे अच्छा कि इसका यही है, कर देता हूं ताकि मैं भी आजाद हो जाऊं। लेकिन अभी भी कोई बच्चा नहीं मिल रहा था, तो मैंने आप लोगों के बच्चे को निशाना बनाना सोचा। अब जीजा जी की ऐसी बातें सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई कि आखिर एक आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। अपनी ही बेटी को मार डाला और अपने ही साली की बेटी के ऊपर ऐसी आंख रख रहा था। पैसों के लालच में लोग क्या क्या कर जाते हैं। जो देवता समान जीजा था वह हैवान बन चुका था। मैं तो अपने पति के गले से लगकर रोने लगी। तभी मेरे पति ने कहा कि तुम रो मत, इन लोगों के साथ अब ऐसा ही होगा। पुलिस उन लोगों को लॉकअप में बंद करके हमारे पास आकर बैठ गई और मुझसे कहा कि तुम फिक्र मत करो, इसके साथ बुरा सा बुरा ही अंजाम होगा। अब मैं और मेरे पति वापस हमारे देश आ गए। लेकिन आज तक मेरे दिमाग से यह बात नहीं निकली थी कि मैंने अपनी प्यारी सी भांजी को खो दिया। मुझे अगर पता होता कि मेरा जीजा ऐसा है, तो मैं अपनी अपनी दीदी की मौत के बाद से ही उसे यहां पर ले आती। धन्यवाद।